हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम आपसे बात करते हैं एक कविता के बारे में जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी सौंदर्य से संपन्न एक वस्तु। जॉन कीट्स इसके पोएट हैं और जैसा कि आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जॉन कीट्स एक ऐसे कवि हैं जो ब्रिटिश रोमांटिक कवि थे और उन्होंने जो अपनी कविताएं हैं उनके अंदर मदर नेचर को ध्यान में रखते हुए सारी कविताएं लिखी हैं। उनका प्रकृति के प्रति जो लगाव है उसमें वो ये दिखाना चाहते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से कि हर चीज़ जो भी प्रकृति में उपलब्ध है उसमें कोई ना कोई सुंदरता का स्रोत है। यानी कि ब्यूटी के बारे में वो अपनी कविताओं में वर्णन करते हैं कि कितनी तरह की खूबसूरती आपको प्रकृति में देखने को मिलती है। उनका ये मानना है कि मदर नेचर यानी कि जो प्रकृति है उसके अंदर आप कहीं से भी किसी भी जगह अगर आप जाते हैं तो कोई ना कोई आपको ऐसा स्रोत मिल जाता है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है और आपको सांत्वना प्रदान करता है, आपको प्रफुल्लित कर देता है, आपका मूड चेंज कर देता है, आपको खुशी प्रदान करता है और भी बहुत अलग अलग तरीक़ों से आपको आपके बैड मूड से अच्छे मूड में चेंज भी कर देता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपको शांति देता है। तो वो सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इस कविता में। जॉन कीट्स ने इस कविता के माध्यम से एक बहुत ही खूबसूरत प्रकृति का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि ऐसी कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं है जिससे कि आप जॉय यानी खुशी प्राप्त नहीं कर सकते और सुंदरता जो है वो प्रकृति के अंग अंग में बसी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस प्यारी सी कविता को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कवि के बारे में कि कवि के बारे में कुछ बातें जो यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक की 4th पोएम है बच्चों ये, अबाउट द पोएट। सबसे पहले हम कवि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जॉन कीट्स वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। कि जॉन कीट्स जो हैं वो एक ब्रिटिश रोमांटिक कवि थे और 1795 से लेकर 1821 के बीच में इनके जन्म और मृत्यु का समय था। ऑल दो ट्रेन टू बी अ सर्जन, हालांकि उन्होंने एक शल्य चिकित्सक के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया था, लेकिन कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोइट्री। लेकिन कीट्स ने निश्चय कर लिया कि वो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देंगे पोइट्री को, यानी कि काव्य को समर्पित करने के लिए उन्होंने अपने आप को सोच लिया था। और कीट्स सीक्रेट, अब जो कीट्स हैं उनका सीक्रेट क्या था, यानी कि किस चीज़ से वो अपने पाठकों को प्रभावित कर सकते थे, उनका राज क्या था। तो देखिए, कीट्स सीक्रेट हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स, यानी कि उनका जो राज था कीट का वो ये था कि वो पाठकों को अपनी तरफ बहुत आराम से प्रभावित करके प्रसन्न कर देते थे, क्योंकि उनकी कविताएं बहुत ही प्यारे तरीके से लिखी गई हैं। लाइज primarily in his gifts for perceiving the world and leaving his moods and aspiration in terms of language, यानी कि जो कीट्स हैं उन्होंने जो उनकी दुनिया के जितने भी अनुभव थे वो सारे के सारे, जो उनके अनुभव करने की जो प्रतिभा थी और जिस तरह से वो उनको समझते थे अपने विवेक के अनुसार, और जो उनकी आकांक्षाएं थी उनको भाषा के रूप में प्रस्तुत करने की जो एक क्षमता थी वो आपको उनकी कविताओं में देखने को मिलेगी। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज पोएम। और बच्चों ये जो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है ये कुछ अंश हैं, यानी कि उनकी एक प्रस्तुत कविता है एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस, उससे ली गई है, उसका एक अंश है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस। द पोएम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लेजेंड in which Endymion, a beautiful young shepherd and poet who lived on Mount Latmos, had a vision of Cynthia, the moon goddess। तो ये जो कविता है ये यूनानी
पौराणिक कथा पर आधारित है, जिसमें कि एंडीमियन नामक एक बहुत ही सुंदर और युवा गडरिया था। गडरिया आप लोग जानते हैं ना, जो भेड़ बकरियों को चराता है उसको गडरिया बोलते हैं। तो उसका नाम था एंडीमियन और वो बहुत ही सुंदर और युवा गडरिया था। और एक कवि भी था जो लेटमॉस नामक पहाड़ पर रहता था। उसने सिंथिया जो चंद्रमा की देवी है उसका एक बार सपना देखा था और वो इतना ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गया कि उस युवक ने उनको तलाश करने का प्रण कर लिया और वह जंगल में भटकता हुआ समुद्र के नीचे चला गया। The enchanted youth resolved to seek her out and so wandered away through the forest and down under the sea. तो देखा आपने कि किस तरह से मंत्रमुग्ध युवक ने उसे तलाश करने का प्रण कर लिया तथा जंगलों में वह भटकता हुआ समुद्र के नीचे चला गया। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी कविता। लेकिन कविता को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये समझ लीजिए कि जो भी बहुत सुंदर वस्तुएं होती हैं वो हमारे मन को, हमारी आँखों को, उन सब का एक तरह से अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। उनका भोजन कह सकते हैं हम, क्योंकि जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं, कलात्मक चीज़ें हैं, वो हमें आनंद देती हैं, खुशी देती हैं, जॉय देती हैं, हैप्पीनेस देती हैं। तो जो भी जिन भी चीज़ों के भद्दे पक्ष होते हैं ना, उनको हटा देती हैं और अपनी छाप हमारे माइंड में कहीं ना कहीं छोड़ देती हैं। तो जैसे कि अगर हम निराश हैं, दुखी हैं और परेशान हैं, तो उस स्थिति में अगर हमें कोई भी ऐसी चीज़ दिख जाती है जो सुंदर होती है या जिससे हमें खुशी मिलती हो, और तो हमारा वो जो मूड है वो तुरंत ही बदल जाता है। तो ये जो कविता है इसमें भी हम ऐसा ही कुछ देखने वाले हैं कि बहुत जो सुंदर चीज़ें होती हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमें खुशी मिलती है वो हमारे लिए सुंदर ही है, क्योंकि वो हमारे मूड को अच्छा कर देती है। और प्रकृति से बेहतर तो और कुछ इसमें हो ही नहीं सकता। चलिए देखते हैं आगे की कविता को। बिफोर यू रीड, यानी कि कविता पढ़ने से पहले, वॉट प्लेजर डज अ ब्यूटिफुल थिंग गिव अस, यानी कि कोई भी सुंदर वस्तु जो होती है वो हमें क्या आनंद देती है। ब्यूटिफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग, यानी कि क्या सुंदर वस्तुओं को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इन प्रश्नों के उत्तर बच्चों आपको देने हैं। पहले हम पढ़ेंगे कविता और फिर आप इन प्रश्नों के उत्तर भी दे पाएंगे। तो जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं, हम अपनी कविता को स्टार्ट कर रहे हैं। थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें खुशी दे देती है वो हमारे लिए खूबसूरत है। या फिर इसको आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हो कि कोई भी खूबसूरत चीज़ जिसको देख के हम खुश हो जाते हैं वो ही हमारे लिए ब्यूटीफुल चीज़ है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि कवि कहता है कि एक सुंदर वस्तु हमेशा स्थायी होती है, यानी हमेशा हमारे मन में एक छाप छोड़ जाती है और उसका जो सौंदर्य है वो समय जब गुजरता है तो उसके साथ जाता नहीं है बल्कि बढ़ता चला जाता है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। तो फॉरएवर का मतलब होता है सदा के लिए और लवलीनेस का मतलब होता है सुंदरता। तो कवि कहते हैं कि एक सुंदर वस्तु सदा के लिए हमारे को आनंद दे जाती है और इसकी सुंदरता बढ़ती चली जाती है, यह कभी भी लुप्त नहीं होती, कम नहीं होती। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप, लेकिन बावर का मतलब होता है छायादार स्थल। जैसे आपने देखा होगा पेड़ होता है, उसके नीचे छाया हो जाती है ना उस पेड़ की, तो वो छाया जिस तरह से एक पेड़ हमारे को छाया देता है, वैसे ही ये जो चीज़ें हैं, जो खूबसूरत चीज़ें हैं या जिनसे हमें खुशी मिलती है वो हमारे मन को ठंडक देती हैं। उसी तरह से जिस तरह से पेड़ जो है वो अपने नीचे एक छाया कर देता है जहाँ पर कोई भी सुकून से बैठ सकता है और आराम कर सकता है, शांति उसको महसूस होती है, वैसे ही जो कोई भी खूबसूरती का स्रोत है और जिससे हमें खुशी मिलती है तो हम कभी भी दुखी नहीं होते। वो जो लवलीनेस है यानी वो जो सुंदरता है वो बढ़ती चली जाती है, लुप्त नहीं होती और हमें एक छाया प्रदान करती है, हमें एक प्रोटेक्शन देती है, हमें खुशी देती है। तो दोबारा से एक बार समझिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय
फॉर एवर, यानी कवि कहते हैं कि एक सुंदर वस्तु हमेशा स्थायी होती है और इसका सौंदर्य जो है वो समय के गुजरने के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। A thing of beauty is a joy forever, its loveliness increases। और उसकी loveliness यानी कि सुंदरता जो है वो बढ़ती चली जाती है। It will never pass into nothingness। nothingness का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, लुप्त हो जाना, गायब हो जाना। तो वो कभी भी गायब नहीं होती है उसकी सुंदरता, वो अपनी छाप हमारे मन पे छोड़ ही देती है। हमें आप एक एग्ज़ाम्पल देखिए कि आप कभी भी कोई अच्छी सी चीज़ देखते हैं और अपनी अगर आंखें भी बंद करते हैं तो भी वो आपको दिखाई देती है, यानी उसकी छाप आपके दिमाग पे छूट जाती है। उसी तरह से बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। तो अगर हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो हमें उसको देख के शांति मिलती है और हम उसके सपनों में खो जाते हैं, हमें नींद बहुत अच्छी आती है और हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहता है क्योंकि हम तनाव रहित हो जाते हैं। और अगर हम तनाव रहित हैं तो जो हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है यानी जो हमारा सांस लेने का तरीका है वो एकदम शांत होता है, मन चित्त सब कुछ हमारा शांत होता है और हमें खुशी मिलती है। तो अ बॉवर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप full of sweet dreams and health and quiet breathing। तो यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि जब हम कोई भी अच्छी चीज़ को देखते हैं तो वो हमें शांति देती है, हमें मधुर स्वप्नों में खो देती है, हमें नींद अच्छी आती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हम अपने आप को तनाव रहित महसूस करते हुए धीरे धीरे सांस लेते हैं, यानी हम बहुत शांत होते हैं, हमें किसी तरह की कोई घबराहट नहीं होती। तो कवि का तात्पर्य यह है कि जब भी कभी एक हम सुंदर चीज़ देखते हैं तो उसका जो आनंद का जो स्रोत होता है ना वो एकदम अंतहीन हो जाता है, यानी वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। दुखी होते हैं तो ये जो खुशी है वो हमें सांत्वना देती है और तनाव रहित कर देती है और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है। चलिए सेकेंड पैराग्राफ अब देखते हैं। देयर फोर ऑन एवरी मोरो आर वी रेथिंग, यानी यहाँ पर मोरो का मतलब है प्रातः, यानी टुमारो भी आप समझ सकते हैं कि कल सुबह। देयर फोर इसलिए, ऑन एवरी मोरो इसलिए हर सुबह, आर वी रेथिंग, रिथिंग रीथिंग का मतलब होता है गूंथ रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। क्या बना रहे होते हैं? अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। फ्लावरी बैंड, फ्लावरी मतलब होता है फूलों का और बैंड का मतलब होता है बंधन। जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं, जो हम फूलों को गूंथ कर एक बैंड सा बना लेते हैं, एक बंधन सा बना लेते हैं, उसी तरह से जब हम खुश होते हैं तो हम हर सुबह एक नए उत्साह के साथ अपना जो दिनचर्या है उसको शुरू करते हैं और प्रकृति से जो फूल हैं उनसे हम एक नया बैंड तैयार करते हैं, यानी कि हम धरती के साथ जुड़े हुए हैं, प्रकृति से के साथ जुड़े हुए हैं इन फूलों के माध्यम से। जैसे आजकल की जो दुनिया है उसमें ऐसा नहीं आपको देखने को मिलेगा, लेकिन पुराने टाइम में जिस समय ये कविता लिखी गई है उस समय लोग बहुत शांत थे, उतनी ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं थी, प्रकृति के बहुत करीब थे। तो सुबह सुबह जब उनकी दिनचर्या शुरू होती थी, आसपास फूल लगे होते थे, उनको वो लोग लाते थे, इकट्ठे करते थे और उनको अपने घरों में काम में लेते थे, सजावट में किसी भी तरह से। तो एक भाव को स्पष्ट करने के लिए ये बताया गया है कि जिस तरह से फूल एक प्रकृति का हिस्सा है, वो फूल हमें खुशी देते हैं, उनको हम गूंथ रहे हैं, यानी हम उन फूलों को अपने जीवन में लेके आ रहे हैं और ऐसी माला बना रहे हैं जो हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है, प्रकृति से जोड़ती है, बाइंड अस टू द अर्थ, और वो हमें धरती के नज़दीक ले जाती है। तो यही कारण है कि हम हर रोज़ सुबह ज़मीन से जुड़े रहना चाहते हैं, यानी हम फूलों के बंधन को गूंथते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, स्पाइट का मतलब यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ है कि यानी के बावजूद, और डिस्पोंडेंस का मतलब होता है निराशा, यानी हम चाहे कितनी भी निराश स्थिति में हो, निराशा के बावजूद भी हमारे अंदर एक होप होती है। हर सुबह हम अच्छी तरह अपना दिन जो है वो अच्छी तरह से शुरुआत करना चाहते हैं। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन का मतलब होता है क्रूर और डर्थ का मतलब होता है कमी।
यानी कि हम चाहे कितनी भी ज़्यादा उदास हों, चाहे कितना भी ये जो दुनिया है ये हमारे को परेशान कर ले या अपना क्रूर जो रूप है वो दिखा दे, और किसी भी तरह की हम आसपास में माहौल में कितने भी तनाव को महसूस कर रहे हों, लेकिन ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज, तो ऑफ नोबल नेचर्स यानी कि लेकिन ये जो प्रकृति है इसका ये जो एक अच्छा रूप है वो हमें हमारे इन ग्लूमी डेज का मतलब यहाँ पर है निराशाजनक जो ये जो समय चल रहा है उससे बाहर निकालने में ये प्रकृति हमारी मदद करती है, हमें उस स्थिति से बाहर निकाल देती है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, यानी कि जितनी भी अनहेल्दी यानी कि जितनी भी ज़्यादा हमारे आसपास का ये जो माहौल है वो निराशाजनक है, अमानवीय है और हमें भटकने के लिए मजबूर करता है। हमारा जो अस्वस्थ और अंधकार में रास्ते चारों तरफ हम देखते हैं, लेकिन फिर भी ये जो प्रकृति है वो इसके बावजूद भी कोई भी सुंदर वस्तु हमारी आत्माओं पर से अंधेरे का जो ये जो लबादा है उसको दूर कर देती है। तो अगर समझना चाहें तो इसका तात्पर्य यह है कि एक सुंदर वस्तु हमेशा एक वरदान की तरह होती है, वो हमेशा एक वरदान की तरह होती है। ये हम अगले पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि वरदान कैसे होती है, लेकिन इस पैराग्राफ में हमें यही समझने की ज़रूरत है कि ये जो निराशाजनक माहौल हमारे चारों तरफ चला आ रहा है और वो हमारे को पूरी तरह से बुराइयों से, दुखों से, उदासी से, अंधेरे से भरा हुआ है, उसमें भी जब हम सुबह उठते हैं तो ये प्रकृति ही होती है जो हमें उसके बीच में एक रास्ता दिखाती है और हमारा जो उदास मन होता है, उस हमारी ये जो आत्मा है उस पर जो उदासी का बोझ पड़ा हुआ है उसको हटाने में हमारी मदद करता है। आगे चलते हैं। मेड फॉर आवर सर्चिंग, येस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। तो यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि प्रकृति की जो सुंदर चीज़ें हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी शामिल होती हैं जो हमारे को मदद करती हैं कि हम इस उदासी से बाहर आ जाएं। तो यही कारण है कि जब हम हर रोज़ सुबह उठते हैं, ज़मीन से जुड़े रहने वाले जो फूल हैं उनके बंधन गूंथते हैं, तो संसार में जितनी भी निराशा है वो हमारे को श्रेष्ठ लोगों की अमानवीय कमी और निराशा भरे दिनों तथा हमारे भटकने के लिए बने हुए सभी अस्वस्थ और अंधकारमय जो रास्ते हैं उनसे बाहर निकलने में मदद करते हैं। और इन सब के बावजूद कोई भी सुंदर वस्तु हमारी आत्माओं पर से पड़े हुए जो अंधेरे के जो लबादे हैं उनको हटा देती है। तो यहाँ पर पॉल का मतलब होता है अंधेरे का लबादा और स्पिरिट्स का मतलब है आत्माएं या मन। ग्लूमी का मतलब हमने पहले पढ़ा निराशाजनक और ओवर डार्कन का मतलब होता है निराशा भरे। तो मेड फॉर आवर सर्चिंग्स, येस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, यानी कि अगर हम देखें तो हम जिन रास्तों पर चल पड़े हैं उन रास्तों पर कोई ना कोई खूबसूरत चीज़ हमें ऐसी ज़रूर दिखती है, सोर्स ऑफ ब्यूटी होता है जो कि हमें हमारे को मदद करता है हमारे ऊपर ये जो अंधेरों के लबादा पड़ गया है उसको हटाने में और हमारी आत्मा को और हमारे मन को उसके बोझ से बाहर निकालने में। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडो बून। और ये सब चीज़ें किस तरह से बाहर निकलती हैं, यानी हमें कौन मदद करता है इन सब से निकलने में? प्रकृति मदद करती है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, इसका मतलब है कि स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स यानी कि जो हमारी सुंदर वस्तुएं जो हैं वो हमारे को हमारी जो उदास आत्माएं हैं उन पर से उदासी के बोझ को हटाने में मदद करती हैं। सच द सन,
द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग। और ये सब चीज़ें अब हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि जो सूरज है वो, चंद्रमा जो है वो, और पेड़, चाहे वो छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे जवान हों, चाहे बूढ़े हों, वो सब हमें इन अंधेरों से बाहर निकलने में मदद करते हैं। स्प्राउटिंग अ शैडो बून। स्प्राउटिंग का मतलब होता है जो नई नई कोपलें उगती हैं, वो हमें एक वरदान की तरह दिखाई देती हैं, कि जिस तरह से नया जीवन फूल पत्तियों में हमें देखने को मिलता है कि नई नई कोपलें निकलती हैं, वैसे ही हम अपने मन से उदासी को हटा के और नई आशाएं, उत्साह, उम्मीदें, उनको जगा लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डेफोडिल्स, यानी कि फॉर सिंपल शीप्स, तो यहाँ पर प्रकृति की सुंदर चीज़ों में शामिल हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? सूर्य था, चंद्रमा था, वृक्ष था, और जो नई पत्तियों को उगाते हैं ताकि जो भेड़ें हैं, शीप यानी भेड़ें जो हैं, जो चरने वाली भेड़ें हैं, वो उन छाया के नीचे आके बैठ सके, यानी पेड़ की छाया के नीचे जैसे बैठती है भेड़ और उसको सुकून मिलता है, वैसे ही प्रकृति की ये जो खूबसूरत चीज़ें हैं, ये सब हमें सुकून देती हैं, हमारे को एक ठंडक देती हैं। और द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शैडो बून, फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डेफोडिल्स, with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make gains the hot season the mid forest break, rich with a sparkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms। यानी कि अब यहाँ पर हमें कवि ऐसे कह रहे हैं कि जो प्रकृति की जो सुंदर सुंदर चीज़ें हैं ना बच्चों, जैसा ये जो पूरा मैंने अंडरलाइन किया है, अब हम इसका पूरे का अर्थ समझने वाले हैं। तो देखते हैं, इसको दोबारा से समझाती हूँ मैं आपको। सच द सन, द मून, जैसे कि सन यानी सूरज, द मून यानी चंद्रमा, ट्रीज यानी पेड़, ओल्ड एंड यंग, चाहे वो पेड़ जो हैं वो बड़े हों या छोटे हों, बूढ़े हों या जवान हो, स्प्राउटिंग अ शैडो बून। और यहाँ पर स्प्राउटिंग का मतलब होता है कि नई नई जो कोपलें उगती हैं ना, उनके लिए यूज़ किया गया है। और बून शब्द का मतलब होता है वरदान। तो यानी कि ये जो प्रकृति की सुंदर चीज़ें हैं, जैसे कि सूर्य है, चंद्रमा है, वृक्ष जो नई पत्तियों को उगाते हैं, ये सब हमारे को एक खुशी प्रदान करते हैं। स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, यानी कि जिस तरह से चाँद है, सूरज है, पेड़ हैं, ये सब हमारे को खुशी देते हैं और एक ठंडक देते हैं। जैसे कि यहाँ पर पेड़ों का एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि जैसे पेड़ बहुत घने होते हैं, चाहे छोटी झाड़ियाँ ही क्यों ना हो, चाहे बहुत बड़ा पेड़ हो, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे सिंपल शीप का जो यूज़ किया गया है वो यही बताने के लिए किया गया है कि जैसे कि शीप पेड़ के नीचे आके आराम से बैठ जाती है, यानी यहाँ पे शीप जो है वो बाकी सब एनिमल्स को भी रिप्रेजेंट कर रही है कि प्रकृति जो है उसके लिए सब समान है। कोई भी जानवर, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आके पेड़ की छाया के नीचे बैठ सकता है, सुकून महसूस करता है, उसको ठंडक महसूस होती है, जो उसकी थकान होती है वो दूर हो जाती है। और जो स्प्राउटिंग होती है, यानी जो नई कोपलें उगती हैं, वो हमारे को वरदान की तरह दिखाई देती हैं। यानी कि ये जो शेड मिली है, पेड़ की छाया मिली है, वो हमारे को मदद करती है सुकून प्राप्त करने में। और जो नई नई कोपलें खिलती हैं उनको देखकर हमारे को ज़िंदगी में नया उत्साह, नया काम करना, जीवन को जीने के लिए प्रेरित करती हैं, उस हमारे मूड को चेंज कर देती हैं। तो सच द सन, द मून, ट्रीज old and young sprouting a shadow boon for simple sheep, and such are daffodils, and such are daffodils। यहाँ पर
ये जो लाइन है, एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, यहाँ पर डेफोडिल जो है वो एक तरह का फूल होता है जो पीले रंग का होता है, नरगिस का फूल होता है जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तो ये जो नरगिस के जो फूल खिलते हैं ये कहाँ खिलते हैं? ग्रीन वर्ल्ड। यहाँ पे कहा गया कि हरियाली के बीच में ये जो पीले पीले फूल खिलते हैं ये भी एक हमारे को सोर्स ऑफ जॉय है, इसको देख के भी हमें बहुत खुशी मिलती है। एंड क्लियर रिल्स दैट आर सम and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season। और यहाँ पर ये जो क्लियर रिल्स है, यानी रिल्स मतलब होता है सरिताएं, क्लियर मतलब होता है साफ, कि ये जो साफ सरिताएं हैं यानी कि जब बरसात होती है या कहीं से भी पानी आता है और वो अपने लिए एक रास्ता सा बना लेता है। आपने देखा होगा जब बरसात होती है तो, या फिर कहीं से भी जब पानी आ रहा होता है तो वो अपने लिए एक रास्ता सा बना लेता है। वो सरिताएं जो बनती हैं उनको रिल्स बोलते हैं। तो ये जो साफ़ पानी की जो सरिताएं सी बन जाती हैं ये क्या करता है, ये जो पानी है ये इस तरह से अपने चारों तरफ एक रास्ता सा बना लेता है और उसके बीच में से वो पानी चलता रहता है, जैसा कि आपको मैं दिखा रही हूँ। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बोन, यानी कि जिस तरह से जो सूरज है, मून यानी चंद्रमा है, ट्रीज़ यानी पेड़ हैं, ओल्ड यानी जो बूढ़े पेड़ हैं, यंग यानी जो जवान पेड़ हैं, यानी कि बड़े और छोटे पेड़, स्प्राउटिंग अ शैडो बोन यानी कि वो जैसे नई कोपलें उगती हैं उस तरह से शेडी बोन, बोन का मतलब होता है वरदान। तो वो जो सूर्य चंद्रमा वृक्ष नई पत्तियां जो उगाते हैं वो सारी की सारी एक वरदान की तरह होती हैं। किसके लिए वरदान की तरह होती हैं? फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, यानी कि जो भेड़ होती हैं जंगलों में उनके लिए, या पेड़ों के नीचे जो भेड़ें आके बैठती हैं उनके लिए एक वरदान की तरह होती हैं, क्योंकि वो धूप से चल के आई होती हैं और उनको छाया मिलती है। तो ये भी एक सोर्स ऑफ ब्यूटी है, उसको भी देख के आपको खुशी मिलेगी। और उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि डेफोडिल्स जो होते हैं यानी नरगिस के जो फूल होते हैं वो भी हरे हरे जो खेत हैं या जो हरियाली है उसके बीच में जो पीले पीले आप नरगिस के फूलों को खिलते हुए देखेंगे वो भी एक सोर्स ऑफ जॉय है। उसको देख के भी आपको बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि वो भी ब्यूटीफुल चीज़ है, सोर्स ऑफ ब्यूटी है, जिसको देख के आपका मूड चेंज हो सकता है, आपको अच्छा लगेगा और उसकी छाप भी आपके दिमाग पे रहती है। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक गेंस्ट द हॉट सीजन। यहाँ पर हॉट सीजन का मतलब होता है गर्म मौसम, और गेंस्ट जो शब्द है वो अगेंस्ट के लिए लिखा गया है। और क्लियर रिल्स यानी साफ पानी की जो सरिताएं हैं, जो धाराएं हैं पानी की, वो क्या करती हैं? दैट फॉर देमसेल्व्स वो अपने लिए कूलिंग कोवर्ट बना लेती हैं। यानी कि यहाँ पर जो पानी जो है वो जब चलता है, यानी कि जब पानी बरसात होती है और आप देखते हैं कि पानी की एक लहर सी बन जाती है जो एक साथ आगे बढ़ रहा होता है, वो अपने चारों तरफ एक झुरमुट सा बना लेता है और वो जो धारा सी बन जाती है पानी की वो आगे से आगे बहती चली जाती है। तो वो जो झुरमुट सा वो बनाता है वो इसलिए बन जाता है उसके चारों तरफ ताकि वो जो पानी है वो सूरज की गर्मी से भाप बन के उड़ ना सके और ठंडक प्रदान करता रहे। तो यहाँ पर इस लाइन में यही समझाया गया है, एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक against the hot season. The mid forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms। यानी कि ये जो नरगिस के जो पीले फूल हैं वो हरियाली के बीच में उगते हैं। उसके अलावा जो स्वच्छ पानी की जो नदियाँ हैं जो उनके किनारों पर छोटे छोटे पौधों के झुरमुट उगा लेती हैं ताकि गर्म मौसम में वो अपने आप को ठंडक प्रदान कर सकें, वैसे ही जंगल के बीच में जो उगने वाली झाड़ियाँ हैं जिन पर सुगंधित फूल खिलते हैं, मस्क रोज ब्लूम्स, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक यानी कि जो जंगल है उसके बीचों बीच, रिच एंड अ स्पार्कलिंग और फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। तो यहाँ पर
स्प्राउटिंग का मतलब होता है नई कोपलें उगते हुए। बून का मतलब था वरदान। डेफोडिल्स का मतलब था नरगिस के पीले फूल। रिल्स का मतलब हमने पढ़ा सरिताएं। और कोवर्ट का मतलब होता है झुरमुट। ब्रेक का मतलब यहाँ पर झाड़ी है। और स्प्रिंकलिंग का मतलब है छिड़काव। फेयर का मतलब है सुंदर। और मस्क रोज जो है वो सुगंधी वाले फूलों का एक पौधा होता है जिसको कूजा भी कहते हैं। और ब्लूम्स का मतलब होता है फूल। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जैसे सूर्य, चांद, तारे, तारे तो नहीं लिखा जैसे, तो यहाँ पर ये पूरा जो अभी तक हमने पढ़ा इसका अर्थ ये है कि सूर्य है हुआ, चंद्रमा, ये सब के सब यानी नए और पुराने वृक्ष, ये साधारण पेड़ जो हैं वो एक वरदान की तरह होते हैं। और जो भेड़ होती है उसके लिए और नई कोपलें निकालते हैं, तथा नरगिस के जो पीले फूल होते हैं वो हरियाली की दुनिया में रहते हैं, यानी हरियाली के बीच में उगते हैं। और साथ ही में वहाँ पर जो स्वच्छ पानी की जो सरिताएं हैं वो गर्मी के समय जब पानी बहता है तो वो इकट्ठी सी हो जाती हैं और अपने जो चारों तरफ वहाँ पर छोटे छोटे पौधों का झुरमुट बना लेती हैं, ताकि वो पानी वहाँ पे काफ़ी समय तक रह सके और उसको ठंडक प्रदान कर सके। और जंगल के बीच में जो उगने वाले जो झाड़ झंकाड़ होते हैं उन पर सुगंधी फूल यहाँ वहाँ खिल जाते हैं और ये चीज़ें भी बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं, यानी ये भी एक सुंदरता का स्रोत होता है। एंड सच टू इज़ द ग्रैंड्योर ऑफ डूम्स। तो डूम्स यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है नियति के लिए। और ग्रैंडियोर का मतलब होता है महिमा। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो नियति की जो महिमा है वो आपको देखने को मिलेगी। और वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, यानी कि अब यहाँ पर इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। फॉर द माइटी डेड, माइटी का मतलब होता है बलवान या वीर, और डेड यानी जो शहीद हो चुके हैं उनके लिए यूज़ कर रहे हैं। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, यानी कि अगर हम कल्पना करते हैं उन शूरवीरों की, उन बलवान लोगों की। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, यानी कि उन शूरवीरों की जो भी हमने कहानियाँ सुनी हैं, उनकी बहादुरी के किस्से सुने हैं, वो सब जब हम सुनते हैं उसमें भी एक खूबसूरती है, यानी वो भी हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है, वो भी एक सोर्स ऑफ ब्यूटी है। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, एंडलेस मतलब होता है जिसका अंत ना हो और फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा, ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, और झरना भी कह सकते हैं फाउंटेन को। और इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब होता है अमृत। तो और पाउरिंग का मतलब होता है पाउरिंग अनटू अस विद फ्रॉम द हेवन ब्रिंक। तो पाउरिंग का मतलब होता है बह रहा है और ब्रिंक का मतलब होता है किनारा। तो अगर इस पूरे अनुच्छेद को अब हम समझ लेते हैं। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग। पहले हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। माइटी का मतलब होता है बलवान या वीर, बहादुर। और डेड का मतलब होता है जो मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। लवली मतलब होता है प्यारा। टेल्स का मतलब होता है कहानियाँ। हर्ड का मतलब होता है सुनना। और रेड का मतलब जो हमने पढ़ा हो। एंडलेस मतलब होता है जिसका अंत नहीं होता। और फाउंटेन मतलब झरना भी हो सकता है, फवारा भी हो सकता है, यहाँ झरना है उसका मतलब। और इमॉर्टल का मतलब, इमॉर्टल ड्रिंक जो है वो यूज़ किया गया है अमृत के लिए। और पाउरिंग का मतलब होता है बह रहा है, और ब्रिंक का मतलब होता है किनारा। तो पूरे को अगर हम समझें तो इसका मतलब ये है, वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, यानी कि बहुत सारी ऐसी सुंदर चीज़ें हैं। जैसे कि अगर हम उन जो वीर जो हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन उनकी नियति जिसकी हमने बहुत सारी कल्पना की है, कहानियाँ सुनी हैं, उनकी सुंदर सुंदर गाथाएं सुनी हैं, वो जो पढ़ी हैं या सुनी हैं वो भी हमारे लिए सोर्स ऑफ जॉय है, यानी उसको देख के भी हमें खुशी मिलती है। और
हमें अच्छा महसूस होता है। वो भी हमारी स्मृति में कहीं ना कहीं अपनी एक छाप छोड़ गए हैं, जिसको हम भूल नहीं सकते। जब भी कोई बहादुरी की बात चलती है, कोई ना कोई हमें हमारे दिमाग में ऐसा चित्र उभर आता है जिसकी हमने ऐसे वीरों की जो कहानियाँ सुनी होती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं स्थायी हो चुकी है हमारी मेमोरी में। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, तो ये सब एक अनंत झरने की तरह है, अमृत का ऐसा झरना जो कभी ख़त्म नहीं होता। यानी कि ये जो प्राकृतिक ब्यूटी है वो हमारे दिमाग में ऐसी सेट हो गई है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। वो एक अमृत के झरने की तरह हमेशा बहती रहती है, और ये झरना जो है वो ऐसा लगता है जो कि स्वर्ग के किनारे से हम तक बहकर आ गया है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आई? पोरिंग ऑन टू अस, यानी जो हमारे ऊपर बह रहा है, फ्रॉम दी हेवंस ब्रिंक, कि वो हमारे ऊपर कहाँ से आ गया है? स्वर्ग के किनारे से हम तक बहकर आ गया है। ब्रिंक मतलब होता है किनारा। तो जो भी हम अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ जो देखते हैं, सुनते हैं, जिससे हमें खुशी मिलती है, वो हमेशा हमारे माइंड पे एक इम्पैक्ट डालती है, और हम उसको कभी भी भूल नहीं पाते हैं, और उसको देख के हमें हमेशा खुशी मिलती है। तो कवि जो है वो ये कहना चाहते हैं कि साहसी लोग जिन्होंने अपने देश के लोगों के जीवन के लिए अपना बलिदान दे दिया, और उनके जो वचन थे या जो उनके काम थे, जो उनसे वैभव से जुड़ी जो गाथाएं हैं, उनकी बहादुरी, त्याग, धैर्यशीलता, उनका संकल्प उनके आने वाली पीढ़ियों को एक प्रेरणा देता है, यानी हमें एक प्रेरणा देता है। और जो देशवासी हैं वो उसका अनुकरण करते हैं, यानी उसको मानते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमारे दिमाग पे इतनी गहरी छाप छोड़ चुकी हैं कि हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। उस बहादुरी को हम अपने अंदर महसूस करते हैं, तो वो स्टेबल हो गई है हमारे दिमाग में। तो जिन दुखों और कष्टों को ऐसे साहसी लोगों ने झेला था, और हमें मान लीजिए आज़ादी दिलाई, या कुछ भी वो जो हमारे लिए अच्छा करके गए, वो सब हमारे को प्रेरणा देते हैं। और हम उस चीज़ को याद करके हमारे जो दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, उनको भूल जाते हैं कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है। उन लोगों ने देखो किस किस तरह की यातनाएं देखी, किस तरह के माहौल में संघर्ष किया, जो आज हम इस तरह से आराम से बैठे हैं। तो वो हमें तुरंत उस स्थिति से बाहर निकाल देते हैं। अंत में कवि ये टिप्पणी भी करता है कि ज़मीन पर जितने भी आनंद हैं, उन सब की तुलना में एक ऐसा अंतहीन आनंद का झरना है जो हमेशा ऐसे लगता है कि स्वर्ग के किनारे से अमृत लाकर हम पर उड़ेलता रहता है। यानी कभी भी अगर हम दुखी हैं, तो कुछ ना कुछ प्रकृति का ऐसा करिश्मा होता है, या कोई हम ऐसी बात सुन लेते हैं या देख लेते हैं, जिसको देखते ही तुरंत हम अपने उस खराब मन से अच्छे मन की तरफ हम परिवर्तित हो जाते हैं, और जो हमारे ऊपर जो बोझ होता है मन के ऊपर, वो भी हल्का हो जाता है। और ये जो ब्यूटी है, ये जो खूबसूरती है, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो आसपास के कहीं पर भी हमें देखने को मिल रही हो, हर चीज़ में खूबसूरती है। कोई भी हमारे मन को परिवर्तित कर सकता है। तो कवि यहाँ पर कीट्स जो हैं वो ये बताना चाहते हैं कि हमारे चारों तरफ खूबसूरती भरी हुई है, और क्योंकि हमारे चारों तरफ प्रकृति ही प्रकृति है, तो प्रकृति हमें हमेशा खूबसूरत चीज़ों के माध्यम से हमें खुशी प्रदान करती रहती है, जॉय देती रहती है। तो आई होप बच्चों आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आपको कविता अच्छी लगी हो और आपको समझ में आई हो, तो जाने से पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट पोएम है, समझने में थोड़ा समय लगता है। एक बार में आप ये मान लीजिए कि आपको 30% ही कविता समझ में आएगी। आप इसको दोबारा पढ़ेंगी तो आई एम श्योर कि आप इसको पूरा 100% अच्छी तरह से समझ लेंगे, क्योंकि 2 बार जब हम कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो हमें अच्छी तरह से हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, और हमें स्मरण रहती है। तो दोबारा भी आप इस कविता को एक बार जब पढ़ेंगे तो ये आपको अच्छे से याद भी हो जाएगी, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी मैंने आपको बीच बीच में सारे नोट करवाए हैं, वो भी आप कॉपी में लिख के पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।